बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर एक्सप्रेशन इन अर्थवर्म के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। तो आप सब लोगों को पता है अर्थवर्म जो है ये एक सेगमेंटेड वर्म है और ये फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। अच्छा, अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है वो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होता है। ये जो आपको सी ग्रीन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये इसकी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं और इनको साइंटिफिकली मेटानेफ्रीडियम कहा जाता है। देखें, जब मैंने आपसे फाइलम एनिलिडा के ऊपर डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 10 के अंदर, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर होते हैं जो कि सेगमेंटेड वर्म होते हैं, इनके हर सेगमेंट के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। उनमें से एक ऑर्गन था इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो दूसरा ऑर्गन था वो था एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो सी ग्रीन स्ट्रक्चर है ये आपको इस सेगमेंट में भी नजर आ रहा है, आपको इस सेगमेंट में भी नजर आ रहा है और इस सेगमेंट में, और इस तरह से हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होता है। तो इस जो ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स वाला ये जो सी ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे कहा जाता है मेटानेफ्रीडियम। अब ये मेटानेफ्रीडियम किस तरह से काम करता है ये हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम इसका थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। देखिए, इसकी बॉडी की जो कैविटी होती है, इसकी जो सेगमेंट की कैविटी होती है उसे कहा जाता है सीलोम। और इस सीलोम के अंदर इसका फ्लूइड पाया जाता है जिसमें साल्ट, वाटर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसको कहा जाता है सीलोमिक फ्लूइड। और उसके अलावा इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर आपको एक नेटवर्क नज़र आ रहा होगा। ये नेटवर्क बेसिकली ब्लड वेसल्स का है जिन्हें हम कैपिलरी कहते हैं। अच्छा, इन कैपिलरी के अंदर ब्लड होगा और उस ब्लड के अंदर इसका नाइट्रोजिनस वेस्ट भी मौजूद होगा जिसे क्या कहा जाता है, अमोनिया कहा जाता है। अब ये पानी में रहता है तो इसका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो अमोनिया होगा। अब इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स तक अमोनिया को लाने वाली यही कैपिलरी हैं। अब ये क्या करती हैं, अमोनिया को इस सीलोमिक फ्लूइड के अंदर, इस सीलोम के अंदर रिलीज कर देती हैं। तो जब अमोनिया यहाँ पे आ जाती है तो अमोनिया इस कैविटी के अंदर आने के बाद इस सीलोमिक फ्लूइड के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। अब हमने क्या करना है, इस अमोनिया को इसकी बॉडी से बाहर निकालना है और बाहर निकालने के लिए इसके पास ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं जिसका नाम मेटानेफ्रीडियम है। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं फिर मैकेनिज्म समझते हैं। देखें, इस मेटानेफ्रीडियम की दो ओपनिंग होती हैं। ये एक ओपनिंग आपको ये वाली नजर आ रही होगी, ठीक है, जिसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। ये अंदर वाली ओपनिंग है जो कि इसकी बॉडी कैविटी में है। और एक ओपनिंग आपको ये नजर आ रही होगी जो कि बाहर वाली ओपनिंग है जो कि इसकी स्किन पे लगी हुई होती है। अब इसकी जो बाहर वाली ओपनिंग है इसे नेफ्रिडियोपोर कहा जाता है और ये जो अंदर वाली ओपनिंग है जिसे इंटरनल ओपनिंग, इसे कहा जाता है नेफ्रोस्टोम कहा जाता है। तो यानी इसकी हो गई दो ओपनिंग, एक इंटरनल जो कि नेफ्रोस्टोम है जो कि इसकी बॉडी कैविटी सीलोम में रखी गई है, सीलोमिक फ्लूइड में रखी गई है, और एक बाहर वाली एक्सटर्नल ओपनिंग जिसे नेफ्रिडियोपोर कहा जाता है। अच्छा, देखें, अब ये जो सीलोमिक फ्लूइड है यहाँ पे अमोनिया मौजूद है, तो ये जो सीलिया लगे हुए हैं ना, इनकी मदद से क्या होगा कि जो भी अमोनिया और जो भी सीलोमिक फ्लूइड होगा ना वो इसके इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा इस ओपनिंग की मदद से। अब जैसे अमोनिया और प्लस में सीलोमिक फ्लूइड इसकी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स में आता है तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि हमने तो सिर्फ अमोनिया को निकालना है ना, हमें सिलोमिक फ्लूइड को तो नहीं निकालना। अब उसके अंदर वाटर मौजूद है, उसके अंदर साल्ट मौजूद है और वो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, वाटर को और साल्ट को इसकी बॉडी से रीएब्जॉर्ब करेंगे और इन ब्लड कैपिलरीज को दे देंगे, फिर ये लेके दोबारा बॉडी में चली जाएगी। यानी आपने देखा कि यहाँ पे वाटर और साल्ट ये दोनों क्या हो गए, रीएब्जॉर्ब हो गए। पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, अमोनिया जो कि एंटीब्यूल से होता हुआ इसकी इस बाहर वाली ओपनिंग से, एक्सटर्नल ओपनिंग से इसकी बॉडी से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और इस तरह से इसके अंदर क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक बात नोट की हो तो जब ये सिलोमिक फ्लूइड और अमोनिया इसके ट्यूब्यूल्स में आती हैं तो वाटर एंड साल्ट ये दोनों रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस तरह से वाटर एंड साल्ट का बैलेंस मेंटेन हो जाता है। और हमने क्या पढ़ा था कि वाटर एंड साल्ट को के बैलेंस को मेंटेन करना ये ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो यानी ये जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये ऑस्मो रेगुलेशन की तरह भी काम करता है, ये एक्सक्रीशन की तरह भी काम करता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये जो मेटानेफ्रीडियम है ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन कर रहा है, आपने खुद देखा। और ये अमोनिया को निकाल के एक्सक्रीशन को भी क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। बहुत आसान सा मैकेनिज्म है। एक बार इसकी हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं जो कि सीपीटी आप लोगों की बुक के अंदर लिखी हुई है। अच्छा, ये कहता है कि अर्थवर्म के अंदर कंबाइन एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है, आप लोगों ने खुद देखा, जो जिसको मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है, यानी पिल्यूलर और सिंगुलर मेटानेफ्रीडियम कहा जाता है, जो कि हर सेगमेंट के अंदर रिपीट हो रहा होता है। तो ईच मेटानेफ्रीडियम इज हाईली क्विल्ड ट्यूब्यूल सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। आप लोगों ने देखा था उसके ऊपर बहुत सारी कैपिलरी लगी हुई थी और वो सीलोम के अंदर मौजूद थी।
और मैंने बताया कि उसकी दो ओपनिंग होती हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। जो इंटरनल ओपनिंग है उसे नेफ्रोस्टोम कहा जाता है, जो कि सीलोम के अंदर रखी हुई है। आप लोगों ने देखा वो सिलेटेड थी, उसके ऊपर सीलिया लगी हुई थी, फनल शेप की थी। जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसे नेफ्रिडियोपोर कहा जाता है, जो कि इसकी स्किन के बाहर जाके खुलती है। सीलिया की मदद से क्या हो रहा था, जो भी सीलोमिक फ्लूइड था उसको प्रोपेल धक्का दिया जा रहा था एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब जाहिर सी बात है जो सीलोमिक फ्लूइड है उसके अंदर जो काम की चीजें वो तो रीअब्जॉर्ब की जाएंगी, सिर्फ निकाला किसको जाएगा, अमोनिया को। तो हेयर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस एंड बैक इनटू द सर्कुलेशन। इसको ऑस्मोरेगुलेटरी कहा जाता है, यानी कि इसने ऑस्मोरेगुलेशन की तरह काम किया। और फाइनली जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, जो भी अमोनिया होगी, उसको बॉडी से निकाल के नेफ्रिडियोपोर से बाहर फेंक दिया जाएगा। और इस तरह से इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन होती है और एक्सक्रीशन भी मेंटेन होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों अच्छे तरीके से समझ आगे होंगे। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।